नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है। बात करेंगे 5 राज्यों के चुनावों की घोषणा के साथ ही इन राज्यों में सियासी गुणागणित तेज हो गया है। चर्चा करेंगे इन राज्यों के सियासी समीकरणों की। बात जातिगत जनगणना में उलझे सियासी गणित की भी करेंगे कि किस तरह से जो विपक्षी गठबंधन है वो आपस में इसको लेकर उलझ गया है। साथ ही साथ बात टीएमसी के राजभवन के सामने धरने की भी होगी कि आखिर फंड पर बवाल है और भ्रष्टाचार पर चुप्पी क्यों साधी हुई है टीएमसी के नेताओं ने। बात पंजाब की होगी जहां पर सतलुज यमुना लिंक पर बहस की चुनौती देते नजर आ रहे हैं एक दूसरे को राजनीतिक दल। उसमें भी होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर को 2 चरणों में होगा चुनाव। वहीं मिजोरम में 7 नवंबर, एमपी में 17 नवंबर, राजस्थान में 23 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को एक चरण में डाले जाएंगे वोट। 3 दिसंबर को होगी सभी राज्यों में मतगणना। चुनाव आयोग ने कहा 5 राज्यों में पहली बार वोट डालने वालों की संख्या 60,02,000। सुरक्षित और शांतिपूर्ण मतदान के लिए होगी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था। सियासी दलों से जताई उम्मीद, जनता से चुनावी वादे करने के साथ ही उन वादों को पूरा करने का मॉडल भी करेंगे साझा। भारत दौरे पर आई तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हैदराबाद हाउस में हुई मुलाकात। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता के साथ कई अहम क्षेत्रों में हुए समझौते। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों के दावे पर चुनाव आयोग में आज फिर सुनवाई। दोनों गुटों ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर किया है दावा। और पश्चिम बंगाल में गवर्नर ने मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी। जगह जगह टीएमसी के धरने पर मांगी रिपोर्ट। पूछा सवाल, राजभवन के बाहर पिछले 5 दिनों से धरने की किसने दी इजाजत। उधर जॉब घोटाले में टीएमसी के 2 मंत्रियों के घर छापे। उच्च न्यायालय के आदेश पर हो रही है सीबीआई की कार्रवाई। तो सबसे पहले इस वक्त में बात करेंगे 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है और इस घोषणा के साथ ही जो सियासी हलचल है वो इन राज्यों में तेज हो गई है। खासतौर पर टिकट बंटवारे को लेकर तेजी दिखाई दे रही है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा हो गई है। 7 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक 4 अलग अलग दिन होगा मतदान। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। मिजोरम की कुल 40 सीटों के लिए 7 नवंबर को, जबकि 90 सीटों वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए 7 नवंबर और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। वहीं मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 17 नवंबर को होगा, जबकि राजस्थान की 200 सीटों के लिए 23 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा 119 सीटों वाली तेलंगाना विधानसभा के लिए 30 नवंबर को वोटिंग होगी। सभी राज्यों में मतगणना 3 दिसंबर को होगी। विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही इन राज्यों में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है इन सभी 5 राज्यों में। चुनावी राज्यों में सियासत गर्म है। पार्टियां वादों की झड़ी लगा रही हैं। प्रत्याशी जनता के बीच पहुंच रहे हैं। डोर टू डोर कन्वेंसिंग शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग ने उम्मीद जताई है कि राजनीतिक दल जनता से चुनावी वादे करने के साथ ही उन वादों को पूरा करने का मॉडल भी साझा करेंगे। कांग्रेस में टिकटों के मंथन का दौर जारी है, जबकि विपक्षी गठबंधन में शामिल सपा और आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में ताल ठोक रही है। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में
टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी ने बढ़त बनाई है। एमपी और छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में प्रत्याशियों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। और पीएम मोदी समेत पार्टी के शीर्ष नेता चुनावी राज्यों में कई बार दौरा कर चुके हैं। कई बड़ी जनसभाओं को संबोधित किया है पार्टी के शीर्ष नेताओं ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और बात करेंगे चुनाव आयोग की। 5 राज्यों में चुनावों की घोषणा के साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इन चुनावों की तारीखों का ऐलान तो किया ही, और साथ ही साथ कहा कि राजनीतिक दलों को मुफ्त वाली चुनावी घोषणाओं को पूरा करने के लिए भी मॉडल तैयार करना चाहिए। कमीशन ने एक परफॉर्मा इशू किया था जिसमें ये बताने के लिए प्रस्ताव एक कंसल्टेशन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ की गई थी, एंड दैट परफॉर्मा इज इन पब्लिक डोमेन। ये परफॉर्मा बेसिकली ये कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को अपने मैनिफेस्टो में क्या करेंगे ये बताने का अधिकार है, लेकिन साथ ही साथ वोटर को ये जानने का अधिकार है कि ये कब करेंगे, कितना करेंगे और कैसे करेंगे। तो कैसे लागू करेंगे चुनावी घोषणाएं, ये भी जानने का अधिकार वोटर को है, और ये बात चुनाव आयोग ने आज साफ तौर पर कही। चुनावी घोषणाओं के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों ने क्या क्या कहा है, आइए ये भी सुनते हैं। चुनाव सरकार बनाते हैं, चुनी हुई सरकार बनती है जो प्रदेश का और जनता का भविष्य तय करती है। तो सभी मतदाता भाई और बहन इस चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें, उत्साह के साथ भाग लें। मैं राजनीतिक दलों से ये अपील करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, शालीनता का प्रतीक है। इसलिए चुनाव हम जरूर लड़ें, लेकिन चुनाव लड़ते समय हम व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप उनसे बचें, ये शत्रुता नहीं है। राजस्थान में 23 नवंबर को है, तो राजस्थान में हमने अपने 3 कैंडिडेट्स का तो अनाउंस कर चुके हैं और तेलंगाना का भी अनकरीब में कर देंगे। और ईसीआई ने जो डेट्स दिए हैं, हमारी पार्टी इस इलेक्शन के लिए शुरू से ही तैयार थी और तैयार है। ये चुनाव और 17 तारीख मध्य प्रदेश को जो मिली है, ये एक शुभ अंक मध्य प्रदेश के लिए उन तारीखों का माननीय चुनाव आयोग ने डिक्लेरेशन किया है। और हम सब लोग, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव की व्यापक तैयारियों में जुटा है। अब ये मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा, इस संकल्पना पर और विकास और गरीब कल्याण के मुद्दे पर इस चुनाव को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी। थोथी घोषणाओं के थंबों पर टिकी ये सरकार, जिसने भ्रष्टाचार को, जिसने बलात्कार को, जिसने बेरोजगारी को, महंगाई को, पेपर लीक को राजस्थान की पहचान बनाया, वो सरकार अब जाने वाली है। उसकी अंतिम तिथि आज इस घोषणा के साथ में सुनिश्चित हो गई है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि कुमार मौजूद हैं। ऋषि, इससे पहले की जो चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर हम चर्चा करें, थोड़ा सा इन 5 राज्यों की सियासत पर भी बात करना चाहेंगे। किस तरह से ये 5 राज्य लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये महत्वपूर्ण होने जा रहा है इनका चुनाव, क्या कैसे आकलन करेंगे आप इनकी सियासत का? देखिए निखिल, जहाँ तक इनकी सियासत का आकलन करने की बात है तो निश्चित तौर से ये जो चुनाव हैं और आपने जिसको जोड़ा है कि लोकसभा से पहले के आखिरी चुनाव हैं, निश्चित तौर से एक बड़ी कवायद है जो चुनावी प्रक्रिया है उसके लिए, और इसमें बड़ी आबादी देश की चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने जा रही है। और अगर ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से देखें तो राजस्थान और मध्य प्रदेश 2 बड़े राज्य हैं। इनका एक बड़ा भूभाग, यानी कि देश का एक बड़ा भूभाग चुनावी माहौल की रंगत में रहेगा। अब जहाँ तक इसका विश्लेषण राजनीतिक तरीके से करें तो नॉर्थ ईस्ट से लेकर दक्षिण और पश्चिम और मध्य ये इलाके हैं जहाँ पर ये चुनाव हो रहा है। अगर इनकी जनसंख्या के हिसाब से देखें तो तमाम आदिवासी इलाके हैं और तमाम ऐसे इलाके हैं जो जनसंख्या के लिहाज से काफ़ी विस्तृत हैं और खुले हुए हैं, यानी कि डेंस पॉपुलेशन वाले इलाके कम हैं इसमें। तो एक पहला विश्लेषण ये है कि ऐसे में सियासी दलों को कैसे इन इलाकों में अपनी पॉलिटिक्स को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। दूसरी बात ये है कि इन सभी जगहों पर अगर हम देखें तो एक जगह पर राजस्थान में बात करें कांग्रेस की सरकार है,
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तेलंगाना में अलग सरकार है और नॉर्थ ईस्ट में अलग सरकार है। ऐसे में जबकि सरकारें अधिकतर अलग अलग हैं, सिर्फ कांग्रेस की सरकार 2 जगह पर है, वैसे में एक समीकरण उभरता है कि जो सियासी दल है, क्योंकि इसमें क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं जो सत्ता में हैं जी। नॉर्थ ईस्ट और अगर तेलंगाना की बात करें तो हम मिजोरम और तेलंगाना की बात करें तो ऐसे में ये जो चुनाव है इसका हम समग्र विश्लेषण इस लिहाज से भी कर सकते हैं कि इसमें 2 राष्ट्रीय पार्टियों का तो लिटमस टेस्ट है ही। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको भी ये बताना होगा कि उसमें कितना दम है लोकसभा के चुनाव के लिहाज से, और ख़ासतौर से तेलंगाना की बात करें क्योंकि टीआरएस ने अपने नाम को बदलकर बीआरएस किया। उन्होंने कहा कि हम तेलंगाना नहीं भारत की राजनीति करना चाहते हैं। अब भारत की राजनीति करने से पहले उनका पहला टेस्ट यही होगा कि वो तेलंगाना की राजनीति में कितने सफल होंगे। जिस तरीके से वहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों वहाँ पर आक्रामक हैं और उनसे राज्य की सत्ता छीनना चाहते हैं, ऐसे में उसके लिए उनकी जो मुश्किलें हैं वो काफ़ी बढ़ गई हैं जी। वही हालत मिजोरम में है। मिजोरम में देखना होगा कि किस तरीके से वहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टी है वो अपनी सरकार को बचा पाने में सफल हो पाती है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट की बात एक ज़रूर है कि जो राष्ट्रीय पार्टियां सत्ता में होती हैं उनके साथ उनका ज़रूर एक तारतम्य रहता है और ये तारतम्य लोकसभा के बाद ज़्यादा बनता है, लोकसभा से पहले अलग होता है। तो वैसी स्थिति में ये चुनाव अगर मिजोरम में देखें तो काफ़ी कुछ कहने वाला होगा कि नॉर्थ ईस्ट में क्या कुछ सियासत में चल रहा है जी। अगर छत्तीसगढ़ को भी बस देख लेते हैं कि बड़ा राज्य है और बड़ा मैंडेट मिला था कांग्रेस को, वहां वो कितना सफल हो पाएंगे। और कांग्रेस के और मध्य प्रदेश के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश जो 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर कांटे की लड़ाई पिछली बार देखी गई थी, वो उन दोनों के लिए लिटमस टेस्ट होगा जी। एक बात जो चुनावी घोषणाओं को लेकर के और चुनाव आयोग ने उस पर टिप्पणी भी की है, अपेक्षा जताई है कि फ्री बी की जो घोषणाएं हैं वो करने के लिए तो सभी स्वतंत्र हैं किसी भी तरह की घोषणा करने के लिए, लेकिन उसका मॉडल ज़रूर बताना चाहिए और जनता को इसका अधिकार है। किस तरह से देखते हैं इस स्टेटमेंट को? निश्चित तौर से ये स्टेटमेंट काफ़ी कुछ कहता है, लेकिन चुनाव आयोग के पास जो अधिकार हैं वो चुनाव कराने तक सीमित हैं। उसके अलावा उनके पास उस तरीके के अधिकार नहीं है कि वो राजनीतिक दलों को नियंत्रित कर पाएँ। जहाँ तक बात करें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, वो भी राजनीतिक दलों के द्वारा अपनाया हुआ मॉडल है, उसमें भी आयोग के जो पास अधिकार हैं वो कई बार हमने देखा है कि वो सीमित अधिकार तक होते हैं। लेकिन चूंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान सभी राजनीतिक दलों ने हलफनामा दिया हुआ होता है, ऐसे में उनके पास अधिकार बढ़ जाते हैं कि उस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के जैसे ही वायलेशन होता है उसके तहत आयोग कार्रवाई करता है और ये काफ़ी कड़ी कार्रवाई तक साबित होती है। अब इसमें फ्रीबीज को लेकर जो आयोग का कहना है कि राजनीतिक दलों के पास उनके मैनिफेस्टो में सब कुछ कहने का अधिकार है और इसको संविधान में कहीं भी नियंत्रित नहीं किया गया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इस बात को ज़रूर नियंत्रित किया गया है कि ये वायदे कैसे पूरे होंगे और इसके लिए अभी तक कोई फिलहाल कानून नहीं है, स्पष्ट कानून नहीं है, ना ही दिशा निर्देश है। हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट में भी ये मसला गया, वहाँ पर भी इस बात की चर्चा हुई कि ये फ्रीबीज को कैसे कंट्रोल किया जाए। आपको याद होगा एक ज़माना था कि जो सियासत हुआ करती थी उसमें बिजली के बिल माफ़ करने की एक बड़ी कवायद देखी गई थी, चाहे वो हरियाणा के चुनाव हुआ करते थे या राजस्थान के चुनाव हुआ करते थे या पंजाब के चुनाव हुआ करते थे। और इस पर यह देखा गया था कि बिजली कंपनियों को और सरकार को बड़ा नुकसान झेलने पड़ा था। बाद में इस पर नियंत्रण हुआ और इस तरीके के वायदे करना राजनीतिक दलों ने बंद कर दिया, क्योंकि कभी न कभी किसी न किसी की सरकार तो आ ही जाती है और सरकार आने के बाद जब स्थिति उनके सामने होती है तो उसका पूरा कर पाना मुश्किल होता है। यही स्थिति मुझे लगता है अब फ्रीबीज को लेकर देश में बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो वायदे किए जा रहे हैं अब जनता के सामने उन वायदों को पूरा करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये वायदे व्यवहारिक नहीं होते हैं। आप कुछ भी कह सकते हैं, हम आपको 10,000 देंगे, हम आपको 15,000 देंगे, लेकिन कहाँ से देंगे? यही चुनाव आयोग ने प्रश्न उठाया और ये कहा कि क्यों ना इस बात को पूछा जाए। और इसके लिए सबसे बड़ा जो स्रोत है, सबसे बड़ी जो पावर है वो इस पूरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वो पब्लिक है, जो मतदाता है। अगर वो दबाव बनाते हैं तो ये इस पर जरूर नियंत्रण होगा। आने वाले समय में अगर राजनीतिक कोई भी इच्छा शक्ति होती है तो संभवतः कोई कानून बनाकर इसमें कुछ नियंत्रण करने की कोशिश हो सकती है, लेकिन फिलहाल आयोग की तरफ से ये संकेत देना कि आप इसको बताएं कि कैसे होना चाहिए, और ये बताने के लिए उनका सिर्फ आग्रह है और उन्होंने कहा कि इसके लिए हमने एक फॉर्म तक निकाला था और उसमें वो अपनी जानकारी दे सकते हैं। तो ये जो अपेक्षा जाहिर की है दरअसल ऋषि,
उससे कहीं ना कहीं जनता के बीच में भी एक मैसेज तो ज़रूर गया है। और लगातार जब से इस फ्री बीज पर बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और अब इलेक्शन कमीशन की टिप्पणी, तो निश्चित तौर पर एक जागरूकता की बात भी कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच में आएगी, जिसकी चर्चा आप कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। बहुत शुक्रिया ऋषि इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे कि जातिगत जनगणना की सियासत में उलझा विपक्षी गठबंधन। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा, हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आपने सुना होगा, कभी किसी ने कहा था कि जाति न पूछो जाचक की, पूछ लीजिए ज्ञान। लेकिन अब वो ज्ञान जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सियासत में जाति बहुत महत्वपूर्ण है। और यही है वजह है कि जो जातिगत जनगणना है वो इस वक्त सियासत में सर चढ़कर बोल रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में आज कई अहम मुद्दे पर चर्चा हुई है, लेकिन जातिगत जनगणना का मुद्दा इन सब में सबसे ऊपर रहा। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कमजोर वर्गों की स्थिति पर सामाजिक आर्थिक डेटा होना चाहिए। कांग्रेस देशव्यापी जातीय जनगणना की मांग कर रही है। महिला आरक्षण कानून पर मोदी सरकार की कामयाबी को कमतर बताने के लिए कांग्रेस पार्टी अब नया एजेंडा लेकर आई है। वो पार्टी ने अब ओबीसी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करते हुए महिला आरक्षण लागू करने की बात कही है। उनका कहना है कि महिला आरक्षण लागू होना चाहिए, ओबीसी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी। उधर बिहार में सामाजिक आर्थिक सर्वे के बजाय जातिगत जनगणना को लेकर सियासी बहस अभी भी जारी है। बिहार सरकार ने आर्थिक पक्ष बताने के बजाय जातियों और उपजातियों की जनसंख्या बताने की कोशिश की है। आर्थिक पक्ष इसमें नहीं बताया गया है, बल्कि जातियों और उपजातियों की जनसंख्या बताई गई है। बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने नीतीश सरकार की जातिगत जनगणना कराने की प्रक्रिया पर सवाल उठाया है कि ये प्रक्रिया जो है वो ठीक नहीं रही है। ये कहना है सुशील मोदी का। विपक्षी दलों का क्या कहना है? वो कहते हैं कि कुछ जातियों को कम और कुछ जातियों को उनकी उपजाति से जोड़कर अधिक दिखाया गया है। तो इस डेटा के ऊपर भी सवाल उठाए गए हैं। सुशील मोदी ने सरकार से जुडिशियल कमीशन बनाकर इसकी त्रुटि को दूर करने का आग्रह किया है। सुशील मोदी कहते हैं कि एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और इस पूरी जो कमी है उसको दूर किया जाए। सुशील मोदी का दावा है कि यादव और कुर्मी में सभी उपजातियों को जोड़कर दिखाया गया है। तो तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका भी दावा है, जबकि वैश्य समाज की सभी उपजातियों को अलग अलग दिखाया गया है, वैसे ही अन्य उपजातियों के साथ भी हुआ है। तो जेडीयू एमपी सुनील कुमार ने अपनी सरकार की रिपोर्ट पर सवाल उठाया है। जातीय जनगणना के आंकड़े को गलत बताते हुए उन्होंने कहा कि यह डेटा त्रुटिपूर्ण है। यही सवाल पसमानदा मुस्लिम समाज ने भी पूछा है कि जब हिंदू में सभी जातियों को अलग करके दिखाया गया है, तो फिर मुस्लिम समाज में 25 जातियों का एक ब्लॉक क्यों बनाया गया? पूर्व जेडीयू सांसद अली अनवर का दावा है कि उनके पिछड़े समाज की 11% आबादी है, लेकिन उन्हें एक ब्लॉक में दिखाकर उनका हक छीना जा रहा है। जितनी आबादी उतना हक के इस नारे में पिछड़े लोगों को लाभ जरूर मिलना चाहिए, यह कहना है अली अनवर का। बिहार के आरजेडी जेडीयू कांग्रेस की महागठबंधन सरकार जातिगत जनगणना को 2024 के लिए अपना मास्टर स्ट्रोक मान रही है। उसका मानना है कि ये उसके लिए सबसे सियासत में मुफीद एक मूव है। लेकिन बिहार में यह सवाल पूछा जा रहा है कि यह जातिवाद है या फिर परिवारवाद, क्योंकि इसका फायदा परिवारों को होने वाला है। उधर आरजेडी के पूर्व मंत्री और विधायक सुधाकर सिंह ने लोगों से कहा है कि वे अफसरों पर काबू पा सकते हैं, और उसका उन्होंने जो तरीका बताया है वो जानकर आप चौंक जाएंगे। अपने विवादित बयान में उन्होंने कहा कि अफसरों के मुंह पर थूक दो, कोई जेल नहीं होगी। आरजेडी नेता इसे लोहियावादी तरीका मानते हैं। ये कहते हैं कि अफसरों के मुंह पर आप थूक दीजिए, ये लोहियावादी तरीका है। लेकिन सड़क पर दुर्घटना में मरे एक शख्स की लाश का पंचनामा कराए बगैर पुलिस उसे नदी में फेंक देती है, इसे
कौन सी नीति माना जाए। ऐसे में विपक्षी दलों का आरोप है कि सियासत में उलझी बिहार सरकार मानवीय संवेदनाएं भी भूल चुकी है। जातिगत जनगणना से ज्यादा जरूरी है व्यक्ति की सुरक्षा और जीने का अधिकार। अगर यह देने में सरकार विफल रही है तो फिर ऐसी सियासत किस काम की। और भाजपा नेता सुशील मोदी ने क्या कुछ कहा जातिगत जनगणना पर, आइए सुनते हैं। कुल मिलाकर बिहार के अंदर जो जातीय सर्वेक्षण के जो आंकड़े आए हैं उससे लोग खुश नहीं हैं। फिर सरकार को पंचायत तक के आंकड़े सार्वजनिक करना चाहिए था। फिर सरकार ने केवल जातीय आंकड़े तो सार्वजनिक कर दिया, लेकिन उनके जो 17 बिंदुओं पर जो सर्वेक्षण किया गया था, उन बिंदुओं पर जो सर्वेक्षण था उसकी रिपोर्ट को सरकार ने अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है। फिर कुछ आंकड़े जनता दल के नेताओं के हाथ कैसे लग गए। जनता दल के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उपेंद्र कुशवाहा के व्यक्तिगत आंकड़ों को सार्वजनिक कर रहे हैं, जबकि ये राइट टू प्राइवेसी का मामला है। सरकार ने कोर्ट में कहा है कि किसी के भी व्यक्तिगत जो आंकड़े हैं उनको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। तो यानी लोगों को लग रहा है कि बड़े पैमाने पर लोगों के आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ की गई है। और आइए अब आपको सुनाएं आरजेडी नेता ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है इस पर, यह भी सुन लेते हैं। मेरे कहने से मुझे भी वोट मत दीजिएगा जब तक हम काम आपका न करें, लेकिन एक बार काम तो करा लीजिए। और बहुत ज्यादा नहीं, लाठी डंडा से डर लगता है कि सर फूट जाएगा तो 302 हो जाएगा। लोहिया ने बताया था हम लोगों को, आसान तरीका है, मुंह पे थूक दो अधिकारी का। कलेक्टर के मुंह पे 100 आदमी अगर थूक दीजिएगा तो कलेक्टर कौन दफा में जेल भेजेगा? कोई दफा लगेगा? आप कलेक्टर को फटा हुआ जूता का चमड़ा क्यों फूल का माला पहनाते हैं अधिकारियों को? फटा हुआ जूता का माला गर्दन में रखा दीजिए अधिकारियों को, कौन दफा लगेगा? हम तो गांधीवादी हैं, हम गांधी के रास्ते में बता रहा हूं, इसमें कौन बड़ी बात है? अगर करके देखिए, इस्तीफा देकर नौकरी से नहीं चला जाएगा तो आप कहिएगा, सर फोड़िएगा तो 302 का मुकदमा लड़ेगा, 307 का लड़ेगा, लेकिन थूक दीजिएगा उसके मुंह पे, चेहरे पे 100 लोग मिल करके। और ज्यादा नहीं, चौक चौराहा पे सब्जी खरीदने जाता है अधिकारी तो उसको ऐसे नहीं कर सकते, हमको क्या नहीं दिखा। तो आपने सुधाकर सिंह को भी सुना। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ धनंजय गिरी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, धनंजय जी स्वागत है आपका। प्रतीक पटेल जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, राजनीतिक विश्लेषक है, प्रतीक जी स्वागत है आपका। और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। विनोद मिश्रा जी स्वागत है आपका। और विनोद जी आपके साथ अगर शुरुआत करना चाहें, किस तरह से आप देखते हैं कि जो राजनीति का विमर्श है कितना नीचे गिर गया है? अभी हम जातिगत जनगणना पर चर्चा करें, उसके साथ में जो ये बाइट्स अभी आपने सुनी सुधाकर सिंह की, ये वास्तव में हिला देने वाली हैं, क्या कहेंगे आप? निखिल, सबसे पहले मैं आपकी रिपोर्ट से ही आता हूं। और रिपोर्ट में जब आपने CWC मीटिंग की चर्चा की थी तो आज की ये बड़ी खबर थी कि 5 राज्यों के चुनाव के साथ ही CWC की मीटिंग भी हो रही थी। और उस मीटिंग में जो आने वाले 5 राज्यों के चुनाव के मुद्दे हैं और क्या मुद्दे गढ़े जाएंगे, इन सब चीज़ों के लेके सारे जो नेता थे, सोनिया गांधी से लेकर और कांग्रेस के बड़े लीडर, सारे लीडरों के साथ में वो मीटिंग थी। और मीटिंग में जब आप देखते हैं तो मीटिंग के जो सबसे मजमून जो आता है सामने में, तो मुद्दा ये कांग्रेस की तरफ से ये तय है कि वो जातिगत जनगणना को ही एक बड़ा मुद्दा मान रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि अगर महिला आरक्षण, हमारी सरकार बनी 2024 में, तो ये महिला आरक्षण जो मोदी सरकार ने लाया है उस आरक्षण के कानून बनाया, हम उसमें OBC का पूरा उसका सर्वे करा के और उसके बाद हम उसको लागू करके फिर से कानून बनाएंगे। वो ये भी दोहराते हैं कि ये महिला आरक्षण जो है वो राजीव गांधी का एक ब्रेन चाइल्ड है और उसी के हिसाब से कांग्रेस को भी उसकी क्रेडिट मिलना चाहिए, जबकि ये सीधे सीधे PM मोदी के खाते में ये जा रहा है। ये अलग बात है, राजनीतिक रूप से वो अपनी बात पार्टी की तरफ से कर रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जब ये बात बोलते हैं कि हम इसको राष्ट्रीय स्तर पर ले जाके जनगणना की बात जो बिहार सरकार ने अभी करके दिखाया है, हम उसको लेके जाएंगे, तो एक तरह से कांग्रेस की सरकार जो है, कांग्रेस के पार्टी जो है, वो एक तरह से अपने महागठबंधन बिहार में नीतीश कुमार को ये क्रेडिट देते हुए दिख रहे हैं कि उनका जो सर्वे है उसको हम एक स्तर पे लागू करने की बात करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान देने की बात है कि मल्लिकार्जुन खड़गे उसमें
सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की बात करते हैं और वो कहते हैं कि गरीबों के हक में डेटा उसके हक पहुँचे, इसलिए ये ज़रूरी है। लेकिन शायद वो इस बात का इग्नोर करते हैं कि ये गरीबों के लिए और सामाजिक आर्थिक जो सर्वे है वो नहीं है, इसके बदले में ये जाति जनगणना है। इसको बताने में शायद उन्होंने, मुझे लगता है कि एक तरह से उन्होंने एक सियासत में ही इस चीज़ों को रखा होगा और वो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के बदले में उसको एक जाति जनगणना की बात को करते हुए वो दिख रहे थे। अब रही बात की सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब आप इस चीज़ को दिखा रहे थे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आज का ये भी है कि जैसे ये चुनाव का 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान हुआ है, आपने यहाँ आम आदमी पार्टी के कन्वेनर का भी सुना होगा निखिल, कि उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इन राज्यों में आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती से लड़ने जा रही है। अब समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट का पहले ही अनाउंसमेंट जो है छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान के लिए किया है। अखिलेश यादव खुद 2 दिन का दौरा भी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन का जो तीसरी मीटिंग थी, उसके बाद जो सीट शेयरिंग पे इनका एक कन्वेनर के साथ मीटिंग होनी थी, अलग अलग समिति की बैठक होनी थी, उसका नतीजा ढाक के पात की तरह से उसका कुछ नहीं निकला है और ये मजबूती के साथ में अपने अपने पार्टी की लड़ाई लड़ते हुए दिखेंगे इन 5 राज्यों में। और 5 राज्यों में आप अगर इंडिया गठबंधन की बात करेंगे तो वो वहाँ पे आपको कुछ भी दिखता नहीं नजर आएगा। सारी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ में लड़ती हुई दिखेंगी। लेकिन ये सारी पार्टियों के लिए ये मुद्दा जो ये सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के बदले जातिगत जनगणना क्यों बनती जा रही है, इसके पीछे भी कारण है निखिल। ये भी हमें समझना होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी छत्तीसगढ़ की रैली में कहा था कि इस देश में गरीब जो है वो सबसे बड़ी जाति है, तो इसका मतलब था कि पीएम ने इनके बहस को एक तरह से आप सोचिए कि इनकी बहस को उन्होंने एक तरह से डिसॉल्व कर दिया था इस तर्क से कि इस देश में जो गरीब है उसकी सबसे बड़ी जाति है। आप जब इन जातियों को एक सामाजिक रूप में, एक राजनीतिक में रूप में ढाल बनाने की कोशिश करते हैं तो ये सुधाकर सिंह जैसे लोग, जो परिवार के लोग सामने में आते हैं और वो कहते हैं कि डीएम के मुंह पे थूक दो, तुम्हारी कोई कार्रवाई नहीं होगी। निखिल जी, निश्चित तौर पर हमारे साथ में प्रतीक पटेल जी भी जुड़े हुए हैं। प्रतीक जी, ये जो जातीय जनगणना का पूरा गणित है, इसमें कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की कवायद जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। किसका कौन क्रेडिट लेता हुआ दिख रहा है आपको, नीतीश कुमार या फिर आरजेडी या फिर कांग्रेस? क्योंकि सभी लोगों में आपस में होड़ मच गई है और सबसे खास बात है कि ये बहुत सारी विसंगतियों से परिपूर्ण है। ये जो जातीय जनगणना है, किस तरह से कहते हैं, देखते हैं आप क्या कहेंगे आप इस पर? आपका ऑडियो हम तक नहीं पहुंच रहा है, एक बार अपना इंस्ट्रूमेंट चेक कर लें। एक बार म्यूट चेक कर लें अपना, कहीं म्यूट तो नहीं है आपका ऑडियो? अगर हम जातिगत जनगणना के इतिहास में जाते हैं जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है लेकिन अब आपका वीडियो चला गया है। चलिए एक बार जी चलिए एक बार हम अली अनवर साहब ने, चलिए जारी रखिए बात अपनी, बताइए जी। अली अनवर साहब ने 2009 में स्पेशल मेंशन के तहत इसके जातिगत जनगणना के मुद्दा को उठाया था। उसके बाद लालू जी और शरद जी भी साथ हैं और जातिगत जनगणना के मुद्दे को मतलब एक मुद्दा बनाया। और उसके बाद 2011 में जब कांग्रेस की सरकार जातिगत जनगणना करवाई तो उसमें कई एनजीओ को यह जनगणना की जिम्मेदारी दी गई थी, फिर कई संस्थाओं को जनगणना की जिम्मेदारी दी गई थी। तो माना गया, जब जनगणना पूरी हो गई तो माना गया कि इसमें कुछ त्रुटियां हैं जिसके कारण यह जनगणना की रिपोर्ट को जारी नहीं किया गया। उसके बाद से यह मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया। अब जब सरकार, नीतीश कुमार की सरकार जब भाजपा से अलग होके, एनडीए से अलग होके महागठबंधन के साथ आई है, उसके बाद से यह कवायद शुरू हो गई कि जातिगत जनगणना कराया जाए। इसके लिए सभी विपक्षी दलों ने जाके माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मिला दिल्ली में, उन्होंने इनसे आग्रह किया कि जातिगत जनगणना आप कराइए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे ठुकरा दिया, जिसके कारण फिर राज्य सरकार जो ये विशेष जानकारी आपके पास है, इस तरह की जानकारी मेरे पास तो नहीं है। बहरहाल हमारे साथ में विनोद मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, धनंजय गिरी जी भी जुड़े हैं, इस पर वो प्रकाश डालेंगे जब उनसे पूछेंगे। फिलहाल आप अपनी बात जारी रखें जी। तो फिर राज्य सरकार, बिहार सरकार जातिगत जनगणना कराई। अब होड़ मची है कि क्रेडिट लेने की, तो सबसे पहले तो यह सर्वविदित है कि यहाँ बिहार की सरकार ने इस जातिगत जनगणना को कराया। हाँ, इसमें सभी विपक्षी दलों का सहयोग था। अब यह मुद्दा देशव्यापी मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस अब राजस्थान में जातिगत जनगणना कराने जा रही है, छत्तीसगढ़ में जातिगत जनगणना कराने जा रही है। मकसद क्या है, वही तो पूछा जा रहा है।
सवाल दो सवाल दरअसल निकल कर आए कि देखिए इतनी सारी त्रुटियां थी, 27 सवाल पूछे गए थे जिस पर से 2 केवल धर्म क्या है और जाति क्या है वो लेकर के आए, तमाम की यादवों की और कुर्मियों की उपजाति नहीं बताई, बाकियों को उपजाति के साथ बांटा। आखिर इसके पीछे मकसद सियासी नहीं तो क्या है? इतनी जल्दबाजी क्यों थी? जल्दबाजी की बात नहीं है, बात अगर है कि कुछ त्रुटियां हैं तो उस त्रुटियां को दूर की जाएगी। तो वही तो कहा जा रहा है कि उन त्रुटियों के साथ आने की जरूरत क्या थी? पहले ठीक कर लेते, पहले उस पे आप देख लेते कि क्या गलतियां हैं। नहीं, सुशील मोदी जी तो पहले कह रहे थे कि जातिगत जनगणना ही गलत है, बाद में अब कह रहे हैं कि कुर्मी की संख्या पे वो आ गए हैं। तो ये भाजपा का ये तो कोई भी देख सकता है, पसमानदा मुस्लिम जो है वो भी ये सवाल उठा रहे हैं। नहीं, पसमानदा मुस्लिम का जो सवाल है तो जातिगत जनगणना के पहले जब ये आंकड़े दिए गए थे कि हाँ मुस्लिम समाज का जनगणना होगा, जब ये कोड जारी किया गया था तब तो किसी ने विरोध नहीं किया था कि हाँ मुस्लिम समाज का वर्गीकरण किया जाना चाहिए, पसमानदा समाज का अलग वर्गीकरण करना चाहिए, ऐसा तो उन्होंने कभी नहीं कहा। लेकिन जब ये सवाल तो उठेगा ना, ये सवाल तो उठेगा ना प्रतीक जी कि जब आप कुछ जातियों का वर्गीकरण करते हैं, सब उपजातियों में लेकर आते हैं और कुछ का नहीं करते हैं, तो सीधे सीधे ये प्रश्न तो उठाया जाएगा ना कि ये जो जनगणना है उसका मकसद सियासी क्यों नहीं है? नहीं, मकसद तो बिल्कुल है कि हाँ गरीब तबकों को उत्थान करना, उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाना, जो तबका पिछड़ चुका है, जो तबका मुख्य धारा से बाहर जा चुका है उसके लिए योजनाएं बनाना। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर वो आर्थिक आंकड़े कहाँ हैं? आर्थिक आंकड़े फेज वाइज जारी होंगे, उसके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस वही तो कहा जा रहा है कि फिर इतनी जल्दबाजी क्यों थी जब आंकड़े सारे थे? तो चलिए अब एक शब्द पे दरअसल बहस नहीं हो सकती, लेकिन ये सारे सवाल जो हैं वो लगातार एक के बाद एक पूछे जा रहे हैं। धनंजय गिरी जी, आपको लगता है कि ये जो पूरी जनगणना, जातिगत जनगणना कराई गई, आर्थिक सर्वेक्षण की बात कही गई थी और शायद उसका मकसद भी ठीक था, लेकिन ये जो कवायद सारी सामने आई है इसका मकसद सियासी ज्यादा है? नहीं निखिल जी, पहले तो जातिगत जनगणना कराई ही नहीं गई। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लिख करके दिया कि हम जातिगत सर्वे करा रहे हैं, सामाजिक आर्थिक सर्वे करा रहे हैं। तो ये जनगणना है नहीं, जनगणना का अधिकार राज्य सरकार के पास है ही नहीं। पहले तो ये सर्वे कराई गई, इसमें 27 बिंदु और 9 मानक तय किए गए। 27 बिंदु का पता है, 9 मानकों का पता है। इसमें ये जनगणना तो कौटिल्य के समय भी कराई गई थी कर की सुविधा के लिए, आईने अकबरी में भी आपको जनगणना का जिक्र मिलता है। जी बिल्कुल। यहाँ सर्वे कराया गया किस लिए? सर्वे कराया गया कि राजनीतिक आर्थिक किसके पास कितनी संपदा है, किसके पास अपना मकान है, किसकी स्थिति क्या है, पलायन के शिकार क्या है, रोजगार की स्थिति क्या है। लेकिन तो कुछ है ही नहीं आपके पास। आप तो चुनावी नीतीश कुमार निराशा के प्रतीक हो चुके, डूबती हुई नाव नीतीश की चुनाव में देख करके चुनाव खेलने का मौका आप मिल रहा है आपको। पहले विशेष राज्य के बीन बजाया करते थे, जब उससे बात नहीं बनी तो इन्होंने जाति का एक नया जाल बुना है। जात के ताल पर बेताल और बेताल होते और बिहार को बेहाल करते नीतीश कुमार। अगर 9 मानक बताने में अगर तुम पीछे हट रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे हैं कितना पलायन है? 2,61,000 करोड़ के बजट में सिर्फ 31,000 करोड़ दे करके वो कौन सी योजना बना लेंगे? सड़क, पुलिया, रोड, फैक्ट्री बनाने में और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, हॉस्पिटल को आगे लाने में, प्रदेश को आगे बढ़ाने में जाति जानने की। और निखिल जी, बिहार का देश का हर आदमी जन्म लेने के पहले अपनी जाति जानता है। मैं भी अपनी जाति जानता हूँ, आप भी अपनी जाति जानते हैं। और बिहार में तो जाति पहले बुलाया जाता है। 5 दलित मरे, 5 स्वर्ण मरे, ये तो अखबार में छपता है। तो जब दलित और स्वर्ण छपता है, मानवता जब वहां मरी हुई है, जब मानवता ही मार दी जाती है, जब दलित और स्वर्ण मरता है, जब लाश को बिना अंतिम संस्कार के फेंक दिया जा रहा है बिहार में, जब सरकार का संस्कार ये है कि अफसरों के मुंह पर थूकने की बात हो रही है, तो ये लोकतंत्र पे कितना कुठार, कितना कैसा हमला है, कैसा संघातक प्रहार है नीतीश के राज में, इसकी बातगी आप देख लीजिए। और बेशर्मी से मुस्कुराते नीतीश कुमार एक सिर्फ कह रहे हैं कि जातिगत सर्वे, ये त्रुटिपूर्ण। आप सैकड़ों लोगों ने एप्लीकेशन दिया कि हमारी जाति क्या है, कैसी है, क्या है, कितनी है, संख्या है, हमारे यहाँ कोई आया नहीं, गया नहीं। आपको सिर्फ एक जातीय उत्थान की बात नहीं करनी थी, आपको जातीय उन्माद फैलाना था। क्यों? क्योंकि आपकी डूबती हुई सियासत को किनारे लगाने के लिए कोई नहीं थी। अब तो विशेष राज्य के बीन भी बंद हो गई है और आपके पास ये कुछ है नहीं कहने के लिए। आप बताते तो पता चलता ना कि भाई 52% बिहारी क्यों पलायन का शिकार है,
15 साल लालू राम ने राज किए और वो किडनी का ऑपरेशन कराने सिंगापुर चले जाते हैं। नीतीश जी 18 साल के मुख्यमंत्री आंख का ऑपरेशन कराने दिल्ली चले जाते हैं। लेकिन गरीब आदमी कहाँ जाए? जिसको अपने बता दिया कि तुम इस जाति के, वो कहाँ जाएगा? जी धनंजय जी, आपके पास वापस आएंगे। ये बहुत सारे सवाल हैं दरअसल। 5 लाख का अगर बीमा नरेंद्र मोदी दे रहे हैं तो उसका सहारा तो नरेंद्र मोदी है। नीतीश कुमार ने बिहार को 18 साल में अगर 9 काम, मैं दावे से कह रहा हूँ, 9 काम कहने के लिए होता तो नीतीश कुमार को कहते। लेकिन नाकामियों के मंच पर चढ़ करके नीतीश कुमार बेशर्मी से मुस्कुराते हैं। नीतीश कुमार बिहार को बेरंग और बेनूर करते नीतीश कुमार। चलिए हम अपनी बहस को जातीय जनगणना और जो तमाम चीजें जो मूव करने वाली हैं दरअसल उस पर लाना चाहते थे। एक मुद्दा आपने भी अभी उठाया और जो हमने बाइट दिखाई थी, अंकित जी, प्रतीक जी, दरअसल आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कलेक्टर के मुंह पर थूकने की बात कह रहे हैं और उस पर शांति छाई हुई आपके बिहार के जो सत्तासीन दल हैं उनमें, किस तरह से इसको देखते हैं? ये क्या संदेश दे रहा है बिहार और उनके नेता? यह बयान तो सही में बहुत गलत है, अमर्यादित है। और सुधाकर सिंह अमर्यादित बयान देने के लिए मतलब पहले से ही जाने जाते हैं। इन पे एक बार पार्टी ने, राजद ने इनके एक बार नोटिस भेजा था कि इस तरह का बयानबाजी आप करना बंद करें। लेकिन पता नहीं सुधाकर सिंह के मन में क्या है कि इस तरह से एक संवैधानिक पद के आदमी को इस तरह से बोलना यह गलत है। तो आपको लगता है कि पार्टी को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? बिल्कुल पार्टी को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। उनके प्रवक्ता को इस पे जवाब देना चाहिए कि आखिर वो इस तरह से बयान दे रहे हैं और वो पार्टी में बने हुए हैं। यह बिल्कुल गलत है। और जैसा कि धनंजय गिरी जी कह रहे थे कि नीतीश कुमार 9 सालों में क्या किए हैं, तो आप ही तो 15 साल से उनके साथ सहयोगी गठबंधन में थे। और जातिगत जनगणना की बात आप कर रहे हैं कि यह सही तरीके से नहीं हुआ, त्रुटिपूर्ण है, तो उसके लिए सरकार आयोग बनाएगी, चाहे फिर उसके लिए उसके त्रुटियां को दूर करेगी। लेकिन जब सर्वदलीय समिति से जातिगत जनगणना विधानसभा से पारित हुआ था तो उसमें भी आपका भी सहमति था। ऐसा तो नहीं है कि आपने जातिगत जनगणना के विरोध में अपना सहमति दर्ज नहीं कराया था। आपके सहमति से ही जातिगत जनगणना बिहार में हुए। तो यह पूरी तरह से आरोप लगा देना कि पूरी तरीके से जातिगत जनगणना गलत है, यह तो बिल्कुल, यह तो सही नहीं है। ठीक है, धनंजय जी से जवाब ले लेते हैं इसका। धनंजय जी, आपने सुना? मैं निखिल जी रिपीटेडली कह रहा हूं कि पहले तो अपनी जानकारी दुरुस्त कर ली जाए। ये जातिगत जनगणना नहीं, जातिगत सर्वे। ठीक है, बिल्कुल। आर्थिक सामाजिक सर्वे के बीच में आर्थिक सामाजिक सर्वे है। अगर हमारे बड़ा भाई साहब राजनीतिक विश्लेषक को नहीं पता है तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। सरकार के एफिडेविट में लिखा हुआ है कि सामाजिक आर्थिक सर्वे है और सर्वे में 27 बिंदु बने और 9 मानक बने। मैं पूछता हूं 27 बिंदु कहां है और 9 मानक कहां है? और अगर उस तैयार डाटा नहीं हुआ है तो जल्दबाजी क्या थी ये बताने के लिए? आप ये बताना चाह रहे हैं कि जातिगत जब बात ही कर रहे हैं तो आप बता रहे हैं कि 17% मुस्लिम है और 14% यादव। इसको आप कंसोलिडेट करके बता रहे हैं और बाकी सबको फ्रेगमेंटेड करके बता रहे हैं। बिहार निखिल जी आप भी गए होंगे और मैं वहीं से हूं। यानी कि आप बता रहे हैं कि हर 3 में एक व्यक्ति या तो यादव है या मुसलमान। यानी कि आप 2 लोगों से मिल रहे हैं तो उसमें से एक यादव है या मुसलमान। क्या बिहार में आप कभी गए हैं, देखा इस तरह की स्थिति को? यह कितना बड़ा फार्स है, कितना बड़ा फ्रॉड है। और नीतीश कुमार चुनाव इसकी गणना करने के पहले भी जाते हैं, मखदूम शरीफ पे चादर चढ़ाते हैं, उसके बाद इसके रिलीज करने के बाद भी जाके चादर चढ़ाते हैं। यानी कि वो अपने कुकर्मों को कितने चादर से ढकना चाहते हैं। ठीक है, कितनों भी चादर ढकिएगा, चादर से चतुराई कर, चादर की चतुराई से सच नहीं छुपेगा। चादर की जितनी चतुराई कर लीजिए, ये बेपर्दा हो चुके हैं नीतीश कुमार। ठीक है, ये जनता देखेगी धनंजय जी। बिल्कुल आप कहीं ना कहीं सही कह रहे हैं, जनता इसको देखेगी। जो बात प्रतीक जी कह रहे हैं, विनोद मिश्रा जी आपके पास आएंगे आखिरी। अरे निखिल जी, आप प्रतीक जी से ही पूछ लीजिए कि क्या वो हर 2 आदमी में से एक आदमी 2 लोग से मिलते हैं तो एक तो खुद हो गए, 2 लोग में से मिलते हैं तो क्या उसमें से एक यादव या एक मुसलमान होते हैं क्या? पूछ के बताइए उनसे। चलिए दरअसल इस रिपोर्ट पर आरजेडी और जेडीयू के ही तमाम नेताओं ने सवाल उठाए हैं। तो इस बहस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और दरअसल हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा आपसे जानना चाहेंगे कि ये बात सिद्ध समझी जाए कि एजेंडा सियासी है? निखिल, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पटेल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिहार के हैं और अभी सक्रिय हैं वहाँ पे। जेडीयू से भी काफ़ी उनका रहा है पटेल जी को। पटेल जी, थोड़ा सा देखिए, समझने की ज़रूरत ये है कि हमारी नई पीढ़ी को इसके साथ में कम से कम जब हम बात करते हैं
तो हमें कम से कम अपने पुराने जो लीडर हैं उन्होंने क्या किया है उसको भी कम से कम एक आईने के रूप में सामने में रखना चाहिए। बिहार में ये जो पिछड़ा, अति पिछड़ा और ये सारी चीज़ें जो आपके सामने में देख रहे हैं, आप सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 32-33 साल से जो ये सो कॉल्ड अति पिछड़ा जो है वही इस राजनीति के शीर्ष पे है और वही सत्ता में है, सरकार में भी है। इसके बाद भी अगर आप किसी पे दूसरे पे दोष रखते हैं तो शायद ये उचित नहीं है, ये न्याय संगत नहीं है, क्योंकि आप ही राज कर रहे हैं पिछले 33-34 साल से और आप ही इस दयनीय स्थिति के बारे में बता रहे हैं, तो ये दोष आपको अपने ऊपर में लेना चाहिए। रही बात कि जब इस बात को जाने कि सबसे पहले बिहार में इसी कांग्रेस की व्यवस्था के विरोध में कर्पूरी ठाकुर ने ये बनाया था, मॉडल लाया था। कर्पूरी जी जब पहले बार सीएम बने थे तो उन्होंने ये जो मुंगेरी लाल कमीशन का बना के उसने एक रिपोर्ट बनाई थी और इसमें ये ओबीसी से जो ये कास्ट का ये बना हुआ था उसमें अति पिछड़ा भी जोड़ा था और वो अति पिछड़ा का भी अलग से रिजर्व किया सीटों को और उसके साथ में जो गरीब तबके हैं सामान्य कोटे से उनके लिए भी 3% लाया था। शायद पटेल जी आप जान लीजिए तो आपको ये बेहतर होगा आगे बात करने में। तो कर्पूरी जी ने एक मॉडल दिया था इस देश में और उसके लिए कहीं भी कोई बिहार में ना कभी कुछ बात हुई और ना कहीं पे उस बात को लेके चर्चा हुई, ना हंगामा हुआ, ना प्रोटेस्ट हुआ। लोगों को ये जस्टिफाई लगा कि जो अति पिछड़ा जो कर्पूरी जी ने किया है वो सच में समाज के बहुत ही दबे कुचले और बहुत ही पिछड़े लोग हैं जिनको समाज में एक बार मेनस्ट्रीम में लाने की जरूरत थी। हाँ। रही बात उसके बाद आप देखिए, मैं थोड़ा सा लोगों को चर्चा में बैकग्राउंड कर देता हूँ, बस लास्ट बताता हूँ। मंडल कमीशन की भी रिपोर्ट में उसी तरह से अन्य जातियों के अलावा मुस्लिम में जो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग थे उसको भी जोड़ा गया था। जो अली अनवर की बात वो कह रहे थे उसको आप इस रूप में समझिए कि उसमें 17 जातियां हैं जो अति पिछड़े और बिहार सरकार से उनको रिजर्वेशन मिल रहा है। तो अली अनवर का सवाल ये है कि आप उन 17 जातियों को जो वहां पे 11% हैं उनके बदले में आप अगर उसको एक ब्लॉक बनाते हैं और उसको बना के बताते हैं कि 17% है तो 12% का जो हिस्सा है जिनकी उसकी आबादी उतना हक में आप उसके हक को मार रहे हैं। ये सारी चीजें बहस में आप पढ़ेंगे तो बिहार की इस राजनीति में उलझ जाएंगे। बिहार में एक कहावत है कि शर्ट के ऊपर से आप बनियान पहन लीजिए तो आप एकदम लोकल और फिट नेता लगेंगे। तो ये लोकल और फिट बनाने की जो कवायद बिहार में हो रही है उसमें इस चीज को समझिए कि जरूरत ये है कि इंपॉर्टेंट ये है कि राष्ट्रीय स्तर पे जब कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी इस बात की मांग करते हैं, छत्तीसगढ़ की रैली में वो बताते हैं जितना आबादी उतना हक, और उस हक के साथ साथ में अगर उत्तर दक्षिण के बाद का डिवीजन वो लाते हैं तो आप डेफिनेटली मान लीजिए कि ये देश के लिए घातक है। आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण देश के लिए जरूरी हो सकता बिल्कुल है। ये सवाल लगातार और बार बार उठा है कि जो नई पीढ़ी है शायद कम से कम उसको अब इस जातिगत के आंकड़े में इस जाल में ना फंसाया जाए। जो सियासत है वो थोड़ी स्वच्छ होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए और ये एजेंडा अगर सियासी है तो इससे हम सबको दूर रहने की जरूरत है। विनोद जी बहुत शुक्रिया, प्रतीक जी आपका भी शुक्रिया और धनंजय जी आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे कि टीएमसी का धरना, फंड पर बवाल लेकिन भ्रष्टाचार पर चुप्पी क्यों। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और बात करेंगे बंगाल की सियासत की, जहां टीएमसी राजभवन के बाहर धरना दे रही है। वो कहती है कि मनरेगा का फंड केंद्र सरकार जारी नहीं कर रही है, लेकिन जब उसके ऊपर भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं उस पे सवाल जो पूछे जाते हैं तो वो चुप्पी साध लेती है। मनरेगा सहित अन्य केंद्रीय योजनाओं के बकाया फंड को मुद्दा बनाकर अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस का कोलकाता में राजभवन के बाहर धरना जारी है। अभिषेक ने कल घोषणा की थी कि राज्यपाल जब तक तृणमूल प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात नहीं करते हैं ये धरना जारी रहेगा। इस बीच राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने कहा कि राजभवन जन राजभवन है, सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक वहां किसी का भी स्वागत है।
खबर है कि राज्यपाल टीएमसी नेताओं को आज शाम राजभवन में बैठक के लिए समय देने पर सहमत हो गए हैं। ऐसी खबर है कि 4 बजे शाम को राज्यपाल टीएमसी नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। इस बीच राज्यपाल ने मुख्य सचिव एचके द्विवेदी को पत्र लिखकर पूछा था कि क्या राजभवन के बाहर टीएमसी को धरने के लिए अनुमति दी गई थी। उन्होंने यह सवाल पूछा है। उन्होंने मुख्य सचिव से यह भी पूछा कि क्या अनुमति देने में कानून का कोई उल्लंघन हुआ है, क्योंकि यह समझने की जरूरत है कि राज्यपाल के आवास के बाहर 150 मीटर तक धारा 144 लागू रहती है, तो वहां पर आखिर नेता कैसे धरने पर बैठे रहे। दरअसल टीएमसी का आरोप है कि केंद्र सरकार बंगाल का वाजिब हक नहीं दे रही है, लेकिन केंद्रीय योजनाओं में गड़बड़ी और धांधली के बारे में जब सवाल पूछा जाता है तो टीएमसी चुप्पी साध लेती है। मनरेगा में फेक जॉब कार्ड को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच ममता बनर्जी ने पिछले महीने जॉब कार्ड में संशोधन की बात कही थी, लेकिन मनरेगा में भारी भ्रष्टाचार को लेकर केंद्र ने जांच शुरू कर दी थी। आरोप है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को कभी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला। अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को ईडी ने स्कूलों में नौकरी के लिए करोड़ों रुपए के नगद लेन देन के केस में पूछताछ के लिए बुलाया था, और इसके पहले भी अभिषेक बनर्जी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन अभिषेक ने ईडी के सामने ये कहते हुए पेश होने से इनकार कर दिया था कि वो पार्टी से जुड़े कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। पहले उन्होंने अपने आप को बताया कि वो दिल्ली में है, और फिर जब वो कोलकाता में आए तो भी उन्होंने कहा कि वो धरना दे रहे हैं इसलिए नहीं आ सकते। वहीं सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में नगर निकायों द्वारा की गई भर्तियों में कथित अनियमितताओं से जुड़ी जांच अब और तेज कर दी है। यह जांच हाईकोर्ट के आदेश पर हो रही है। सीबीआई ने रविवार को मंत्री फिरहाद हकीम और तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा के आवास सहित 12 स्थानों पर तलाशी ली थी, रेड डाली थी। सीबीआई ने पालिका भर्ती घोटाले में अधिकारियों पर तृणमूल नेताओं की मिलीभगत से पैसे लेकर अयोग्य उम्मीदवारों को नौकरी देने का आरोप है। बीजेपी का आरोप है कि भ्रष्टाचार और बिगड़ती कानून व्यवस्था से ममता बनर्जी की इमेज को भारी धक्का लगा है, और इसलिए उन्होंने भ्रष्टाचार और अपनी सरकार की विफलता से ध्यान भटकाने के लिए मनरेगा और दूसरी केंद्रीय योजनाओं में फंड को लेकर मुद्दा बनाया है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कोलकाता से प्रसेनजीत बख्शी जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत, सबसे पहले तो ताज़ा अपडेट राज्यपाल से मुलाकात को लेकर के बताइए। राज्यपाल ने चिट्ठी भी लिखी है, तो किस तरह से सियासत अब देख रहे हैं वहां पर, क्योंकि सिर्फ मनरेगा के फंड की बात नहीं है, उससे जुड़े भ्रष्टाचार की भी बात है। बात तो भ्रष्टाचार का ही है निखिल जी। अभी तक जैसे आपने बताया कि 4 बजे के आसपास शायद ये जो तृणमूल कांग्रेस की एक प्रतिनिधि मंडल से राज्यपाल मिलेंगे, लेकिन राज्यपाल को इसमें करना क्या है? कुछ करना नहीं है। अगर आपको ऐसे ही कुछ आरोप है कि केंद्रीय सरकार की तरफ से या पंचायत दफ्तर की तरफ से आपको मनरेगा की या प्रधानमंत्री आवास योजना की पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो राज्यपाल क्या कर सकता है? आपकी जो ज्ञापन है उस ज्ञापन को दिल्ली तक पहुंचा सकता है। उसके लिए धारा 144 भंग करके पिछले 5-6 दिन से इस तरह से कोलकाता के लोगों को परेशान करने की कोई मतलब नहीं था। जबकि मंत्री स्वाति निरंजन वो भी कोलकाता में आई थी। ऐसा नहीं है कि वो दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसके बाद उनसे मुलाकात करने का कोई मौका नहीं था। उन्होंने कोलकाता आई थी, यहाँ पे 2.5-3 घंटा रह कर गए, तो लेकिन तृणमूल कांग्रेस की तरफ से वक्त मांगने की कोई कवायद देखने को नहीं मिला। ये पूरी तरह से राजनीति है। जैसे पिछले 2 दिन से पूरे प्रदेश में जो नगर इकाई की नौकरी के लिए जो घोटाला कथित बताया जा रहा है, वो भी हाईकोर्ट की निर्देश पर सीबीआई की कार्रवाई जारी है। उससे ध्यान हटाने के लिए अपने पूरे परिवार को जिस तरह से ईडी और सीबीआई का सामना करना पड़ रहा है, मतलब अभिषेक बनर्जी का, उससे ध्यान हटाने के लिए ये सारे की जो कहानी, ये सारे जो आंदोलन की ये जो प्रक्रिया ये चलाया जा रहा है। जी एक बात ये कही गई कि जिस मनरेगा फंड की बात कर रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सरकार ने कभी नहीं सौंपा मंत्रालय को। बिल्कुल, अगर कोई भी, देखिए आजकल सब पब्लिक डोमेन में रखा जाता है। कोई भी अगर जाए तो उनको पता चल जाएगा कि जो हजारों करोड़ों रुपया कई सारे सेंट्रल स्कीम्स में भेजा गया है, वो सारे पैसा का जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट
और जो ऑडिट रिपोर्ट ये दिया नहीं गया है। एकदम साफ सुथरा सबके सामने कंप्यूटर स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, कोई भी देख सकते हैं। इसीलिए इसमें कोई झूठ बोलना या सच बोलना इसका कोई तर्क इसमें नहीं है। आप दिए नहीं हो और केंद्र ने पैसा रोक दिया है, सीधी सा हिसाब है। निखिल जी 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 जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। इस पूरी सियासत पर आप नज़र बनाए रखिए, हम आपसे आगे और भी अपडेट्स लेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे कि सतलुज यमुना लिंक पर बहस की चुनौती ने पंजाब की सियासत को किस तरह से गर्म किया है। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे पंजाब की सियासत पर, जहां इस वक्त सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर के एक बहस छिड़ी हुई है कि इसका पानी आखिर किस तरह से हरियाणा और दिल्ली तक दिया जाए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विपक्षी दलों को सतलुज यमुना रिवर लिंक पर बहस की चुनौती दी है। उनका कहना है कि इस रिवर लिंक पर पानी छोड़े जाने को लेकर वो कहीं भी बहस करने को तैयार हैं, लेकिन सभी दलों ने उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया है और उन पर आरोप लगाया है कि केस की पैरवी उनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ठीक से नहीं की है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को वर्षों से जारी सतलुज यमुना लिंक विवाद सुलझाने की दिशा में काम करने को कहा था। कोर्ट ने कहा था कि राजनीति ना करें, विवाद का हल ढूंढें, लेकिन सियासी दल एक दूसरे को इस पर बहस की चुनौती दे रहे हैं। शायद सभी पार्टियों के लिए ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को अपने लिए बड़ा तोहफा मान रही है। पंजाब के दूसरे मुद्दे गौड़ हो गए हैं। सुखबीर बादल का आरोप है कि मान ने अरविंद केजरीवाल के दबाव में रिवर लिंक का पानी हरियाणा को छोड़ने के लिए यह सियासी दांव खेला है। उधर कांग्रेस पार्टी ने भगवंत मान पर बड़ा आरोप लगाया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा है कि पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने में असफल रही है। कांग्रेस का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा में पब्लिक रैली में कह चुके हैं कि वह हरियाणा का हक दिलाएंगे। बाजवा का आरोप है कि आम आदमी पार्टी इसमें सियासत कर रही है। तो आप देख रहे हैं कि पंजाब में बहुत सारे मुद्दे हैं, नशाखोरी से लेकर के पानी का मुद्दा है और उसके बाद ढेर सारे मुद्दे हैं, लेकिन उन पर बात नहीं हो रही है। बात अब सतलुज यमुना लिंक पर बात हो रही है और शायद ये जो है ये आम आदमी पार्टी की सियासत को सूट करता है। प्रिंस मिश्रा हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से इस पूरी खबर पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे कि ये सियासत जो है सतलुज यमुना लिंक की किस तरह से उसने राज्य को प्रभावित किया है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है प्रिंस की ये जो मुद्दा है ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा मुफीद हो गया है, क्योंकि इससे जो तमाम दूसरे मुद्दे हैं उस पर ध्यान हटाना बड़ा आसान हो जाएगा। बिल्कुल निखिल, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सख्त टिप्पणी की है पंजाब सरकार के ऊपर कि आप कोई बड़े नेता या बड़ी पार्टी नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर आके अपने फैसले लेने शुरू कर दें। सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, जो पहले भी कर चुकी है कि पानी को आपको देना है हरियाणा को, ऐसे में आप उससे बड़े नहीं हो सकते कि अपने फैसले खुद लेना शुरू कर दें। ऐसे में पंजाब सरकार, जो भगवंत मान की सरकार है, वो स्पष्ट भाषा में एक दिखता हुआ नजर आ रहा है कि इनके जब SYL का मुद्दा था उससे पहले इनके ऊपर काफी मुद्दे लगने शुरू हुए थे। जहां पर नशे की बात की जाए, पंजाब के अंदर लोग नशे की वजह से कितने युवा हैं वो मर रहे हैं। चाहे गवर्नर साहब जो है पंजाब के, उन्होंने भी इनसे मांगा था कि कितना कर्ज आपके ऊपर है पंजाब में, क्या आप कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट उन्होंने मांगी थी। तमाम इनके ऊपर जो है लग रहे थे, इस पे इंजाम लग रहे थे पंजाब सरकार पे, लेकिन सबसे हटने के लिए जो है इनके पास एक बहुत अच्छा मुद्दा मिला है, SYL का मुद्दा, जिसको ये अब और भी खींचना कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज्यादा ये मैं इसको खींच सकता हूँ जितने समय तक, उतना इनके लिए बेहतर रहेगा। ऐसे में अब 1 तारीख को 1 नवंबर को उन्होंने सभी पार्टियों को खुला निमंत्रण दिया कि आइए हमसे बहस कीजिए, बात कीजिए, और जितने भी आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है, आपने क्या किया है पंजाब के लिए लेके आइए और मैं बताऊंगा कि मैंने क्या किया है पंजाब के लिए। ऐसे में जो अपोजिशन की पार्टी है, जो कांग्रेस के जो नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो आपके मीटिंग में आने के लिए तैयार हैं, आप जो हमको चुनौती दे रहे हैं उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन इससे पहले आप मुझे ये बताइए कि पंजाब के अंदर आपने बाकी कामों के लिए क्या एक्शन लिए हैं।
पंजाब के अंदर एसवाईएल का मुद्दा तो शुरू से चलता आ रहा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी देख रही है, केंद्र सरकार भी इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन आपका जो फर्ज बनता है, जो आपने पंजाब के लिए काम करना है, उसमें आपने क्या अपना योगदान दिया है। ऐसे मुख्यमंत्री पंजाब के भगवंत मान भी जो है इसको और खींचने की कोशिश करते हैं। हर बार की तरह पिछले बार भी जब इनकी मीटिंग हुई थी हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ, तभी भी इन्होंने एक ही बात कही कि हमारे पास पंजाब में पानी नहीं है हरियाणा को देने के लिए, हमारे पास खुद पानी की कमी हो चुकी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि पानी का मुद्दा तो बाद में, पहले तो नहर बनाने की बात हुई है कि नहर तो बनाइए, पानी तो बाद में आएगा। लेकिन सबके बीच में सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया पंजाब को, लेकिन इसके बावजूद भी है कोई भी ये साथ देने के लिए कोर्ट के साथ, केंद्र सरकार के साथ, हरियाणा सरकार के साथ में बैठ के कोई भी निष्कर्ष निकालने के लिए भगवंत मान तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, और ये बात प्रिंस लगातार कही जा रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करें, इस पर सियासत ना करें। बहरहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और तमाम अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।